Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Professor Ritu Tanna. Today we will discuss a short topic of 11th Commerce Economics, and the topic name is Economic Policy of India 1991. Meaning and introduction. It was necessary to bring new changes in the economic pattern of our country, due to which Government of India decided to launch Economic Policy for India. ये पॉलिसी का नाम तो पढ़ लिया, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर इंडिया, बट ये जरूरी क्यों था गवर्नमेंट के लिए इन द ईयर 1991 लॉन्च करना? बिकॉज गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में हमें कुछ न्यू रिफॉर्म्स लेके आने थे, कुछ न्यू रूल्स एंड प्रोसीजर्स लेके आने थे हमारी कंट्री को चलाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे देश की गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया 1991. The process of setting new policy started in the year 1985 and finally got its momentum in the year 1991. इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए जो डिस्कशंस थी, जो पॉलिसीज फ्रेम करना स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो 1985 से नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे और फाइनली उसको अप्रूवल वो ऑन पेपर 1991 पे आ गए, 1991 में आ गए. These policies were framed to eradicate rigid changes of workings in our system of government to bring out new economic reforms. जो पुराने तौर तरीके थे गवर्नमेंट का सिस्टम को चलाने के, देश को चलाने के, उसमें हमें न्यू चेंजेस लेके आने थे, कुछ न्यू रिफॉर्म्स, कुछ न्यू प्रोविजंस, रूल्स लेके आने थे, जिसकी वजह से हमने इस पॉलिसी को लॉन्च किया था. इसका मेन मोटिव क्या था? The government alone will not more play a role of controller and regulator for country. अब तक 1991 से पहले, या बोल सकते हैं 1985 से पहले, गवर्नमेंट के हाथ में ही सब चीजें हुआ करती थी, बट गवर्नमेंट को ये प्रोसीजर चेंज करना था. गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्वमेंट देनी थी, जिसकी वजह से 1991 में बोला गया कि सिर्फ अकेले ही गवर्नमेंट देश को नहीं चलाएगी, बट इंस्टेड इट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, इंस्पायरर एंड सुपरवाइजर फॉर कंट्री. एक स्मूथ जोन में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके देश को चलाएंगे. गवर्नमेंट पहले जहां पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल से देश को चलाती थी, वहां पे गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर, इंस्पायर, हेल्पिंग के तौर पे अभी कंट्री को चलाएगी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके. फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. सबसे पहला हम लोगों ने जो इस पॉलिसी में लॉन्च किया फीचर, वो था डी लाइसेंसिंग. डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज को खत्म करना. एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज बाय गवर्नमेंट फॉर स्मूथ वर्किंग बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, किसी मेजर बिजनेस टाइकून को एक इंडस्ट्री या बिजनेस चालू करना है, जिसके लिए पहले 1985 से पहले बहुत सारी लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज होती थी और उनको क्लियरेंस मिलते मिलते कई साल लग जाते थे. तब तक उनकी बिजनेस आइडिया भी आउटडेटेड हो जाती थी. तो गवर्नमेंट को ये प्रोसीजर हटाना था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेकर आई, जिसका नाम है डी लाइसेंसिंग. लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज को हटाना है, पूरी तरीके से नहीं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम करने हैं. फॉलोइंग 4 इंडस्ट्रीज विल प्राइमरीली बी रिक्वायर्ड टू फॉलो थ्रू लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटी. सिर्फ 4 ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज थी जो अगर बिजनेसमैन्स को स्टार्ट करनी है तो बड़ी बड़ी लंबी लीगल फॉर्मेलिटीज उनको फुलफिल करनी पड़ेगी. फर्स्ट इंडस्ट्री उसमें है इलेक्ट्रॉनिक, एरियोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट. हमारी आर्मी, नेवी या फिर कुछ और डिफेंस के लिए देश को इक्विपमेंट्स बनाने हैं, ऐसे बिजनेस में कोई डील कर रहा है, या एरियोस्पेस में एयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम वो करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको हेवी लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेगी. इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स. हमारी कंट्री जैसे है, एनी टाइम कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है, तो हमारी कंट्री के पास उतना स्टफ होना चाहिए कि हम अपनी कंट्री को, अपने सिटीजन्स को डिफेंस कर पाएं. उसके लिए हमारे देश की गवर्नमेंट को एक्सप्लोजिव्स की तैयारी हमेशा रखनी पड़ती है, दैट इज आर्म्स, एम्यूनेशंस एंड बॉम्ब्स. तो ऐसी कोई इंडस्ट्री का काम चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट की पूरी परमिशन की जरूरत है, प्लस हेवी लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज की जरूरत है. हजार्डस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. कोई बिजनेस टाइकून या इंडस्ट्री
मेडिसिन बनाने का काम कर रही है तो उनको लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट की तरफ से। और लास्ट है सिगरेट्स का प्रोडक्शन। ये 4 इंडस्ट्रीज के अलावा जो भी इंडस्ट्रीज है उनको लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज हेफ्टी वे में, फॉर्मेलिटिकल वे में फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। एबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट, Monopolies Restrictive Trade Practices Act. According to this act, earlier it was compulsory for large scale industries और houses to take approval of central government. जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उनको 1985 से पहले हर छोटी मोटी चीज के लिए गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत पड़ती थी, उसके बाद ही वो कुछ अपना एक्ट परफॉर्म कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल कौन सी एक्टिविटीज, एक्सपांशन, मर्जर या बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको बिजनेस एक्सपांड करना है, किसी और कंपनी के साथ मर्ज होना है, कोलैबोरेट होना है, विच रिजल्टेड इन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हर चीज के लिए जब गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए कंपनीज या बिजनेस टाइकून्स वेट करते थे, तब तक उनका एक्सपांशन एंड मर्जर से इंटरेस्ट ही आउटडेटेड हो जाता था। Abolition of this act, however, led to encouragement of industrial sector. जब 1991 में ये पॉलिसी आई कि अभी MRTP एक्ट हमें फॉलो नहीं करना है, likewise we can say companies are freely allowed to establish, expand, merger, collaborate into any business provided that business should be legal and within the boundaries of our country. इस एक्ट को अबॉलिश करने के बाद हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का फंक्शनिंग था वो बहुत स्मूथ हो गया। एनकरेजमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, दिस पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव्ड FDI, FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग हाई इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। इनिशियली हमारे देश में FDI अलाउड था सिर्फ 51%, जिसको 1991 में हम लोगों ने अप्रूवल देके किया 100%। सो इन इंडिया FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इज 100% एट प्रेजेंट। रिड्यूसिंग रोल फॉर पब्लिक सेक्टर, मेन मोटिव वॉज पब्लिक सेक्टर यानी प्योरली ऐसी अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट ओन, कंट्रोल एंड मैनेज करती है। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, अपना रोल कम करने का। मोटिव क्या था, एंडिंग स्टेट पॉलिसी मोनोपोली, यहाँ पे स्टेट का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट। मोनोपोली गवर्नमेंट की पूरी तरीके से खत्म करनी थी, बिकॉज गवर्नमेंट अकेले इतने बड़े देश को ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करने के बाद उतने एफिशिएंट रिजल्ट्स नहीं दिखा पा रही थी। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिन सेक्टर्स में उनकी अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स है, उनका स्मूथ एफिशिएंस होना चाहिए, यानी स्मूथ वर्किंग ऑफ बिजनेस होना चाहिए। रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक्ड इन सिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के जो मेजर प्रोजेक्ट्स में उनके पैसे अटके हुए हैं, सिक यानी जो बहुत स्लो ग्रोथ दिखा रहे हैं या लॉस मेकिंग यूनिट्स है, उन प्रोजेक्ट्स में से गवर्नमेंट को अपना पैसा विड्रॉ करना था। टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मेन मोटो था प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा अंडरटेकिंग्स दी जाए, हैंड ओवर की जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जहां पे भी आता है वहां पे प्रॉफिट मोटिव भी होता है, प्लस जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू वो बहुत क्लास रहती है। NEP, National Economic Policy, reduced number of public sector undertakings from 17 to 8, जहां पे पहले गवर्नमेंट 17 इंडस्ट्रीज अपने अंडर रखती थी, उसके बाद उन्होंने रिड्यूस करके सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज अपने हाथ में रखी चलाने के लिए। लेटर फ्रॉम 2014 ओनली 2 इंडस्ट्रीज, जिसको 8 को रिड्यूस करके नंबर कितना हो गया, ओनली 2, दैट इज रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी, सिर्फ रेल का काम और एटॉमिक एनर्जी का काम सिर्फ गवर्नमेंट देखेगी, बाकी सब इंडस्ट्रीज में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड सेक्टर को लिबरल देना यानी फ्रीडम देना। इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स वर एबॉलिश्ड एंड ऑल कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स यानी जो इन प्रोसेसिंग गुड्स होते हैं वो वर मेड फ्रीली इंपोर्टेबल। इंपोर्ट करने के लिए पहले बहुत लंबे फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना पड़ता था, पर ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद हमें अगर ये गुड्स इंपोर्ट करने हैं, दूसरी कंट्री से परचेस करने हैं, तो हम फ्रीली एंड इजीली
with minimal formalities कर सकते हैं। Established exporters are allowed to raise external credit to finance their trade। जो exporters ज़्यादा से ज़्यादा, इंडिया का फोकस क्या रहता है, हमारे exports बढ़ने चाहिए, imports कम होने चाहिए, because exports increase होंगे तो देश में foreign currency, foreign reserves बढ़ेंगे, तो ऐसे exporters को उन्होंने external credit यानी एक्स्ट्रा पैसा देने की फैसिलिटीज की। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर सेटअप टू प्रमोट एक्सपोर्ट, खास ऐसे जोन्स बनाए गए जहां पे सिर्फ फोकस बिजनेसमैन का एक्सपोर्ट करने पे था। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, इंडिया से ज्यादा एग्रीकल्चरल गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं उसके लिए खास AEZ जोन्स बनाए गए गवर्नमेंट की तरफ से टू एनकरेज इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। Reforms in insurance sector. The new policy passed Insurance Regulatory Development Authority Act, जिसका एब्रीवेशन है IRDA Act, रेगुलेट हुआ in 1999 to introduce reforms in this sector। इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा न्यू रिफॉर्म्स, न्यू रूल्स रिकंस्ट्रक्ट किए गए। The IRDA has given license to many private companies to enter insurance business। अर्लियर जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इंश्योरेंस सेक्टर में, 1999 के बाद इस पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को उसमें फ्रीली अलाउ किया कि प्राइवेट सेक्टर भी अभी इंश्योरेंस का बिजनेस टेक ओवर कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। Earlier only cooperative banks and public sector banks were permitted to do banking business in financial sector। सिर्फ दो इंडस्ट्रीज, दो यूनिट्स को, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर, जो प्योरली गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड बैंक्स थी, उनको ही अलावेंस था बैंकिंग सिस्टम परफॉर्म करने के लिए। बट ये पॉलिसी के आने के बाद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो परमिटेड एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। फिर प्राइवेट सेक्टर को भी अलावेंस दिया गया कि वो भी बैंक सेटअप कर सकते हैं और फॉरेन बैंक्स भी हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश की गई। सो ऑल दीज वर द की फीचर्स ऑफ आवर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि लॉन्च हुई थी इन द ईयर 1991। Thank you.